आज की सीरीज का नाम है ब्लैक मिरर। इसमें 3 एपिसोड हैं और तीनों की ही अलग अलग स्टोरी है। स्टोरी ऐसी कि देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। बनाने वाले की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि स्टोरी लिखने वाले ने कहीं से भी कुछ भी कॉपी नहीं किया, बल्कि अपने ही दिमाग से जबरदस्त स्टोरी लिखी। ज्यादा समय ना गवाते हुए हम स्टोरी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं प्रेसिडेंट सो रहे थे, तभी उनका फोन बजता है। जब वो फोन उठाते हैं तो उनकी सेक्रेटरी, जिसका नाम एलेक्सा था, बताती है कि सुजैना गायब हो गई है। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं मैं अभी आता हूँ। फिर उनकी वाइफ पूछती है क्या हुआ, तभी प्रेसिडेंट बताते हैं कि हमारी प्रिंसेस को किडनैप कर लिया गया है। फिर उनका स्टाफ उनको वीडियो दिखाता है जिसमें प्रिंसेस रही थी। फिर किडनैपर प्रिंसेस को कहता है जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसे पढ़कर सुनाओ। फिर प्रिंसेस उसे पढ़कर सुनाती है कि मेरा नाम सुजैना है, लोग मुझे प्रिंसेस के नाम से भी जानते हैं। मैं इस वक्त ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे कोई भी ढूंढ नहीं सकता। अगर कोशिश की तो पछताओगे। प्राइम मिनिस्टर माइकल कालो, मेरी जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। अगर आपने वो नहीं किया जो ये लोग चाहते हैं तो ये लोग मुझे जीते जी मार डालेंगे। तभी पीछे खड़ा ताऊ वीडियो को पॉज करता है और बताता है कि मिनिस्टर हम पूरी तरह से श्योर हैं, ये लड़की प्रिंसेस सुजैना ही है। कल ये अपनी फ्रेंड की मैरिज पार्टी से घर वापस आ रही थी, तभी उनकी कार को रुकवा कर किसी ने इनको अगवा कर लिया। इनके साथ इनके सिक्योरिटी गार्ड भी थे, लेकिन किसी ने बहुत ही नजदीकी से उनके ऊपर बेहोशी की डांट इस्तेमाल की, इसलिए वे दोनों ही गार्ड्स अभी तक बेहोश पड़े हैं। फिर प्रेसिडेंट पूछते हैं कि किडनैपर की डिमांड क्या है, पैसा या किसी जिहादी की रिहाई या फिर किसी देश का कर्ज माफ करवाना है। तभी उनकी सेक्रेटरी कहती है कि आगे वीडियो में जो कुछ भी सुजैना कहने वाली है वो आपको झिंझोड़ के रख देगा। प्रेसिडेंट कहते हैं प्ले करो। फिर सुजैना बताती है कि ये लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि आज शाम 4 बजे प्रेसिडेंट को सभी न्यूज चैनल पर लाइव आना होगा और सभी नेटवर्क्स और सैटेलाइट पर भी, और उनको सबके सामने मजे लेकर एक सुअर के साथ करना होगा। फिर ताऊ बताता है कि वीडियो के एंड में लाइव से जुड़ी हुई सारी शर्तें लिखी हुई हैं। ये शर्त सुनकर प्रेसिडेंट सुन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुम सब मेरे मजे ले रहे हो ना। ताऊ कहता है सर ये मजाक नहीं है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं सुअर के साथ करूं, वो भी पूरी दुनिया के सामने लाइव आकर। आखिर ये लोग है कौन? तभी उनका स्टाफ मेंबर जिसका नाम टॉम था बताता है कि हमारे जासूस पता लगाने में जुड़े हैं। फिर असिस्टेंट कहती है कि वैसे हमें उनका पता लगाने के लिए समय चाहिए, जो किडनैपर ने बिल्कुल भी नहीं दिया। प्रेसिडेंट कहते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर उनके सभी स्टाफ मेंबर भी उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। फिर प्रेसिडेंट पूछते हैं क्या किडनैपर से कोई बातचीत हुई? ताऊ कहता है उसके साथ बातचीत करने का कोई भी जरिया नहीं है, ना ही कोई ईमेल और ना ही कोई कोड वर्ड। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारे भरोसेमंद लोगों को इस काम में लगाओ, उसको ढूंढो और जल्दी से ये मैटर सॉल्व करो। ये खबर फैलनी नहीं चाहिए वरना हंगामा हो जाएगा। फिर टॉम कहता है खबर तो फैल चुकी है। प्रेसिडेंट कहते हैं फैल चुकी है तो उनको रेड डी नोटिस भेजो, उनके आंख नाक कान सब कुछ सील कर दो, ऊपर से सरकारी ठप्पा मार दो। ताऊ बताता है ये वीडियो यूट्यूब से आई है, हमने ये वीडियो 9 मिनट बाद ही हटा दी थी, लेकिन तब तक 50,000 लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया था और एक कॉपी हटाते ही इसकी कई सारी और कॉपी यूट्यूब पर अपलोड हो गई। ये वीडियो न्यूज चैनल्स के हाथ भी लग गई, लेकिन हमने सभी को नोटिस जारी कर दिया है और सब लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ताऊ कहता है हमारे पास कोई प्लान नहीं है, ऐसे हालात पहली बार खड़े हुए हैं। अब तक इस वीडियो की हजारों कॉपी यूट्यूब पर अपलोड हो गई है, लेकिन ये न्यूज किसी भी न्यूज चैनल पर दिखाई नहीं जा रही। सभी न्यूज चैनल ये वीडियो दिखाना तो चाहते थे, लेकिन सरकार के द्वारा जारी किए हुए डी नोटिस का पालन भी कर रहे थे। तभी यूकेएन चैनल की एंकर कहती है कि मेरी टाइमलाइन पर सब लोग चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं कि हमारे चैनल ने अब तक ये खबर क्यों नहीं दिखाई। फिर उसका बॉस कहता है क्योंकि हम सरकार के थोपे हुए ऑर्डर का पालन कर रहे हैं और अभी तक ये न्यूज बीबीसी और CNN जैसे बड़े चैनल पर भी दिखाई नहीं गई। तभी वहाँ एक और एंकर आता है और बताता है कि ये न्यूज CNN, फॉक्स, MSNB और अल जजीरा सभी चैनलों पर दिखाई जा रही है। ये बात सुनकर सीनियर एडिटर कहता है ठीक है सारा तुम न्यूज को कवर करोगी, और फिर वो एक एक करके सभी को उनकी ड्यूटी समझाता है। उसके बाद वो सिक्योरिटी हेड टॉम के पास कॉल करता है और उसे भी बता देता है कि हम सब न्यूज चला रहे हैं, तुम संभाल लेना। लेकिन टॉम उसको कहता है तुम न्यूज नहीं चलाओगे वरना आगे से हम तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएंगे। लेकिन जब चैनल वाला नहीं मानता तो टॉम कहता है भाड़ में जाओ। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी को लाया जाता है जो टॉप का क्रिएटर था और ग्रीन स्क्रीन में माहिर था।
फिर उसे समझाया जाता है कि तुम्हें एक एक्टर के चेहरे पर प्रेसिडेंट का चेहरा लगाना होगा। ध्यान रहे, चारों तरफ कैमरे होंगे और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि वो फेक प्रेसिडेंट है। लेकिन वो आदमी कहता है कि इतने कम समय में ये सब नामुमकिन है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तभी यूकेएन चैनल वाले अपने चैनल पर न्यूज चला देते हैं कि सुजैना का अपहरण हो गया। इंटरनेट पर किसी अनजान शख्स की तरफ से वीडियो डाला गया है जिसमें प्रिंसेस अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा रही है। किडनैपर ने प्रिंसेस को छोड़ने के लिए हमारे प्रेसिडेंट के सामने एक वाहियात शर्त रखी है। उन्होंने जो भी शर्तें रखी हैं आप सभी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को अब तक 1,80,00,000 लोग देख चुके हैं। ट्विटर पर हर मिनट करीब 10,000 ट्वीट्स की बाढ़ आ रही है। पीएम ऑफिस की तरफ से क्या एक्शन होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसके बारे में जनता क्या सोच रही है ये हम उनसे ही पूछते हैं। फिर जनता के साथ इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग तो कहते हैं कि पीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं फिलहाल पीएम को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे प्रिंसेस की जान बचानी चाहिए। फिर जब प्रेसिडेंट की वाइफ को इसके बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में प्रेसिडेंट के पास जाती है और कहती है मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। फिर सब लोगों को रूम से बाहर भेज दिया जाता है। फिर प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को समझाते हैं कि हमारे सोल्जर्स को वो आदमी मिल गया है, हमने उसे घेर लिया है, यकीन मानो ये काम करने की नौबत ही नहीं आएगी। फिर उसकी वाइफ कहती है प्लीज आप झूठ मत बोलिए, उन्होंने प्रिंसेस को निशाना बनाया है जो इस देश की सबसे लाडली है, गरीबों की मसीहा है और पर्यावरण की रक्षक है। प्रेसिडेंट कहते हैं तुम मेरा विश्वास करो, हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। फिर उनकी वाइफ कहती है मैं लोगों को जानती हूँ, उनको हैवानियत पसंद है, सबके दिमाग में तो तुम्हारी वीडियो बन भी चुकी होगी। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि मेरा पति एक सुअर के साथ। तभी एक लेडी उनको बुलाने के लिए आती है और कहती है कि क्वीन का फोन आया है। प्रेसिडेंट की वाइफ कहती है जाओ बात कर लो। उस समय टीवी में अभी भी न्यूज चल रही थी कि 4 बजे की डेडलाइन पास आती जा रही है। जनता आपस में बात कर रही थी कि वो सुअर नर होगा या मादा, क्या बैकग्राउंड में म्यूजिक बजेगा, कैमरे प्रोफेशनल होंगे या घटिया क्वालिटी के। तभी टीवी में 2 बंदों की डिबेट करवाई जाती है जिनमें बुजुर्ग था वो कहता है कि ये भी एक तरह का इस्लामी आतंकवाद है। वो हमारे प्रेसिडेंट को सुअर के साथ प्यार करवाकर हम सबको सुअर साबित करना चाहते हैं। एंकर कहती है वो चाहे जो लोग भी हों, लेकिन ऐसा करके देश में सनसनी फैला रहे हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अपनी सेक्रेटरी को बताता है कि क्वीन ने कहा है कुछ भी करो लेकिन प्रिंसेस को वापस लेकर आओ। तभी उनकी टेक्निकल असिस्टेंट बताती है कि वो यूट्यूब वीडियो कहां से अपलोड किया गया है, क्योंकि यूट्यूब कंप्रेशन से पहले वो फाइल 57.3 मेग की थी। ये वीडियो रात को 3:16 पर अपलोड हुई है। फिर मैंने ये पता लगाया कि रात को 3:16 पर 57.3 मेग की फाइल कहां से अपलोड की गई है। फिर मुझे उस इलाके के बारे में पता चल गया। वो एक स्कूल का कैंपस है जो 2010 से बंद पड़ा है। ये रही कल रात 3 बजे की तस्वीर। यहाँ पर एक लाइट जली हुई है। प्रेसिडेंट कहते हैं टीम को भेजो तुरंत। फिर ताऊ कहता है कैमरे वाले हेलमेट देकर भेजना ताकि पूरे मिशन पर हमारी नजर बनी रहे। तभी वहाँ जॉनी सिंस के मुसेरे भाई को बुलाया जाता है जो कि एक पोर्न स्टार था। वो कहता है वैसे तो मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मोटी रकम मिले तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी उनका एक फैन उनकी तस्वीर खींच लेता है और ऑनलाइन अपलोड कर देता है। तभी टॉम अपने कोलीग को बताता है कि हमारी एक टीम बकिंगम के एक इलाके में गई है, हमें उन किडनैपर्स के वहां होने का पता चला है। ये बात उनके ऑफिस में बैठा एक आदमी सुन लेता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड जो कि यूकेएन न्यूज में एंकर थी उसको बता देता है, वो भी बिना कपड़ों की एक फोटो के बदले। तभी उस पोर्न स्टार को पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं और कहा जाता है कि तुम्हें ग्रीन कलर का मास्क भी पहनना होगा। दूसरी तरफ सोल्जर्स की एक टीम उस कैंपस के पास पहुंच जाती है और अंदर जाने के लिए ऑर्डर्स का इंतजार करती है। तभी प्रेसिडेंट टॉम से पूछते हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है। टॉम बताता है कि इस समय लोगों की आपसे पूरी हमदर्दी है, लोग पूरे दिल से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सभी उन किडनैपर्स पर ही गुस्सा है। सर अगर प्रिंसेस मारी गई तो भी आप पर उंगली नहीं उठेगी। अब 4 बजने में कुछ ही समय बाकी रह गया था। तभी यूकेएन के ऑफिस में एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक पेन ड्राइव थी। फिर जैक उस पेन ड्राइव को प्ले करने के लिए कहता है। पेन ड्राइव के साथ एक छोटा सा बॉक्स भी था। फिर जब वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसके अंदर उसे प्रिंसेस की एक कटी हुई उंगली मिलती है। फिर जब वे पेन ड्राइव के अंदर की वीडियो प्ले करते हैं तो उसमें लिखा था मैंने रूल्स बताए थे, धोखेबाजी नहीं चलेगी। तभी वो किडनैपर प्रिंसेस की एक उंगली काट देता है। ये वही उंगली थी जो उसने यहाँ पर भेजी थी। तभी टीवी में न्यूज आती है कि किडनैपर ने यूकेएन के ऑफिस में एक कटी हुई उंगली भेजी है। माना जा रहा है कि ये उंगली प्रिंसेस की है। साथ में एक वीडियो भी आया है जिसके अंदर किडनैपर को प्रिंसेस की उंगली काटते हुए दिखाया गया है।
टीवी में ये न्यूज देखकर लोग आपस में ही बातें करते हैं कि पीएम को उनकी डिमांड पूरी कर देनी चाहिए, वरना प्रिंसेस तो पक्का मरेगी। ये न्यूज प्रेसिडेंट और उनकी टीम भी देख रहे थे। फिर ये न्यूज सुनकर प्रेसिडेंट टेंशन में आ जाते हैं और अपनी सेक्रेटरी एलेक्सा को डांटने लगते हैं, क्योंकि ये सब उसी का आइडिया था। प्रेसिडेंट को पहले ही पता था कि नकली पोर्न स्टार वाला आइडिया फेल हो जाएगा। फिर जब एलेक्सा अपनी सफाई देने लगती है तो प्रेसिडेंट उसका गला पकड़ लेते हैं। फिर वो शांत हो जाते हैं और पूछते हैं कि किडनैपर को उस आइडिया के बारे में कैसे पता चला। एलेक्सा कहती है कि स्टूडियो के बाहर किसी गधे ने हमारे एक्टर को पहचान लिया और फिर उसने उसकी फोटो को ट्वीट कर दिया। तभी टॉम के मोबाइल में मैसेज आता है और वो उसे पढ़कर सुनाता है कि लोग भड़क रहे हैं। दरअसल अब लोग हर जगह भड़क रहे थे और अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाल रहे थे कि प्रेसिडेंट को प्रिंसेस की जान बचानी चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट तो दूसरा मिल जाएगा लेकिन प्रिंसेस नहीं मिलेगी। टीवी में दिखाया जाता है कि 86% लोग मानते हैं कि प्रेसिडेंट को उनकी डिमांड पूरी कर देनी चाहिए। ये न्यूज सुनकर प्रेसिडेंट गुस्से में वहां से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं हमारी टीम कैंपस के अंदर कब घुसेगी, 2:30 बजने वाले हैं, समय कम है, उन्हें अभी अंदर जाने का ऑर्डर दो। तभी सोल्जर्स की टीम कैंपस के अंदर घुसने लगती है। तभी यूकेएन न्यूज चैनल की रिपोर्टर मलाइका वो भी चुपके चुपके उस बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करती है ताकि वहां पर जो भी हो उसकी वीडियो शूट कर सके। फिर वो अपने बॉस को बताती है कि मैं भी इस कैंपस के अंदर जा रही हूँ। पहले तो उसका बॉस मना करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो कहता है एक एक कदम ध्यान से रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कुछ भी गड़बड़ हो। उस समय वो जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रही थी वो यूकेएन के ऑफिस में रिकॉर्ड हो रहा था। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट भी अपने सोल्जर्स द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज लाइव देख रहे थे। तभी सभी सोल्जर्स दरवाजा तोड़कर कैंपस के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं वहां पर एक स्टैचू रखा गया था। फिर एक सोल्जर बताता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें इस जगह का हिंट देकर वे लोग यहाँ से निकल गए हैं, हमारा मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। तभी वे सोल्जर्स मलाइका को देख लेते हैं और उसे गन पॉइंट पर लेकर हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं। फिर मलाइका उनसे बचकर भागने लगती है, क्योंकि अगर पकड़ी गई तो उसके ऊपर कई सारे चार्जेस लगेंगे। लेकिन उन सोल्जर्स को पता नहीं था वो रिपोर्टर है, इसलिए वे उसे रुकने के लिए कहते हैं। जब वो नहीं रुकती तो सोल्जर उसको शूट कर देते हैं। गोली मलाइका के पांव में लगती है। तभी टॉम बताता है कि ये यूकेएन चैनल की रिपोर्टर है, मैंने इसे चैनल पर देखा है। फिर सोल्जर उसके फोन में एक गोली ठोकता है और कहता है ये रहा तुम्हारा प्रेस रिपोर्टर अवार्ड। ये सब देखकर प्रेसिडेंट बौखला जाते हैं और कहते हैं क्या एक पुतला बचाने के लिए तुम लोगों ने टीम भेजी थी? 3:15 हो गए हैं, अभी भी समय है, जल्दी कुछ करो। फिर वो अकेले में चले जाते हैं। तभी एलेक्सा वहां पर आती है और कहती है आपको वो काम करना ही होगा, आप लोगों की नजरों में हीरो बन जाएंगे, क्योंकि आप अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर एक लड़की की जान बचाओगे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि किडनैपर फिर भी उसे मार डालेगा। एलेक्सा कहती है अगर आपने वो काम नहीं किया तो भी वो किडनैपर उसे मार डालेगा और उसे मारने की वीडियो अपलोड कर देगा, जिसे सारी दुनिया देखेगी और आप हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। लोग आप पर जूते चप्पल फेंकेंगे, आपका परिवार खतरे में आ जाएगा। प्रेसिडेंट अभी भी फैसला नहीं ले पा रहे थे। फिर एलेक्सा कहती है माफ कीजिएगा, इंग्लैंड फैसला ले चुका है। फिर जब प्रेसिडेंट स्टूडियो की तरफ जाने लगते हैं तो उनका काफिला न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है। लोग बड़ी ही उत्सुकता के साथ टीवी के सामने बैठे थे। प्रेसिडेंट की वाइफ उनको रोकने के लिए कॉल भी करती है, लेकिन प्रेसिडेंट उनका फोन कट कर देते हैं। फिर रास्ते में एलेक्सा बताती है कि हमने एक कानूनी रास्ता निकाला है, इस घटना के बाद इस वीडियो को अपने फोन में रखना कानूनी जुर्म माना जाएगा। टॉम कहता है कि हम एक झूठी खबर देकर लोगों को वार्निंग देंगे कि एक सोनिक टोन उन सब लोगों को बीमार कर सकती है। अब 4 बजने ही वाले थे और पूरे देश के लोग प्रेसिडेंट का तमाशा देखने के लिए टीवी के आगे इकट्ठा हो जाते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस घटना को लाइव देखने वाले हैं। फिर जब प्रेसिडेंट स्टूडियो के बाहर पहुंच जाते हैं तो सब लोग ड्रिंक हाथ में लेकर चीयर्स करते हैं। शायद अपने प्रेसिडेंट को इस अवस्था में देखकर उनको खुशी मिल रही थी। तभी टीवी में न्यूज आती है कि एक बीप बजने के बाद लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा, सब लोग अपने टीवी बंद कर दें। तभी पूरे देश में हर जगह सोनिक टोन बजाई जाती है, जो कि सुनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। पूरा शहर, पूरा देश एकदम सुनसान हो गया था, क्योंकि सब लोग अपने अपने टीवी के आगे बैठे थे। तभी प्रेसिडेंट को स्टूडियो के अंदर ले जाया जाता है और उन्हें सरूर बनाने वाली गोली खिलाई जाती है, जो कि किडनैपर के बताए गए रूल में से एक थी। दूसरा रूल ये था कि एक बार काम शुरू करो तो उसे खत्म करके ही रुकना है। तभी एलेक्सा बताती है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है अब जितनी ज्यादा देर में काम खत्म करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आपने जल्दी काम खत्म किया तो लोग समझेंगे आप मजे लेने के लिए उतावले हो रहे थे। अंदर सिर्फ शूटिंग वाले लोग ही होंगे, उनके अलावा कोई भी नहीं। फिर जब प्रेसिडेंट सेट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां एक सुअर खाना खा रहा था। वहां पर 2 टीवी स्क्रीन भी लगी थी जहां पोर्न चल रही थी। ये सब लाइव देखकर लोग बहुत ही खुश हो रहे थे। प्रेसिडेंट कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ
इसके बाद प्रिंसेस सुजैना सही सलामत वापस लौटेंगी। फिर वो कहते हैं आई लव माई वाइफ, ईश्वर मुझे माफ कर देना। फिर जब वो सुअर के नजदीक जाते हैं तो कुछ लोग तो खुश हो रहे थे, लेकिन कुछ को बुरा भी लग रहा था। फिर अपने ही देश के प्रेसिडेंट का ये हाल देखकर सब लोगों की खुशी गायब हो जाती है और उन्हें समझ में आने लगता है कि ये जो भी हो रहा है बहुत ही बुरा हो रहा है। तभी प्रिंसेस सुजैना को छोड़ दिया जाता है, जो कि एक ब्रिज पर आकर बेहोश हो जाती है। अब ये सब चलते 1 घंटा बीत जाता है। वो किडनैपर जिसने प्रिंसेस को किडनैप किया था वो भी खुद की जान ले लेता है और जो उंगली उसने यूकेन के ऑफिस में भेजी थी वो प्रिंसेस की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी, क्योंकि वो प्रिंसेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था बल्कि देश के प्रेसिडेंट से ही बदला लेना चाहता था। तभी एक पुलिस वाला आकर प्रिंसेस को अपने साथ ले जाता है। फिर काम खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट को वोमिट आने लगती है। इतने में एलेक्सा के पास फोन आता है कि प्रिंसेस मिल गई है। वो शहर के बाहर पुल के ऊपर बेहोश पाई गई। उन्हें कुछ भी याद नहीं उनके साथ क्या हुआ, लेकिन फिलहाल वो बिल्कुल सही सलामत है। वो जो कटी हुई उंगली थी वो भी उनकी नहीं थी। डीएनए से पता चला है कि वो किसी आदमी की है। और हाँ, उनको शो शुरू होने से आधा घंटा पहले ही छोड़ दिया गया था। शायद किडनैपर को यकीन था कि सब लोग टीवी देखने में ही बिजी होंगे और वो सबको यही दिखाना चाहता था कि लोग कितने घिनौने हैं। फिर एलेक्सा कहती है रिपोर्ट से ये पेज उड़ा दो, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, ना ही प्रेसिडेंट को। फिर वो प्रेसिडेंट को बताती है कि एक गुड न्यूज है, आपने प्रिंसेस को बचा लिया, वो वापस आ गई है। तभी प्रेसिडेंट के पास उनकी वाइफ का फोन आता है, लेकिन वो शर्मिंदगी के कारण फोन अटेंड ही नहीं कर पाते और रोने लगते हैं। तभी टीवी में न्यूज आती है कि प्रेसिडेंट ने देश की बेटी को बचाने के लिए जो किया था आज उसको 1 साल पूरा हो गया है। अब वो बेपरवाह अपनी वाइफ के साथ जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं। पिछले साल जिनको किडनैप किया गया था वो भी 1 साल के बाद कैमरा पर नजर आई और उन्होंने सबके सामने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज भी दी। 1 साल पहले ही टर्नर प्राइज विनिंग आर्टिस्ट जिनका नाम कार्टन ब्लूम था, उन्होंने एक किडनैपर के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा किया था। वो घटना 21वीं सदी की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक थी, जिनको 130 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था। लेकिन इतना बड़ा हादसा भी प्रेसिडेंट की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, बल्कि जनता के बीच में उनका भरोसा और भी मजबूत हो गया। लेकिन उनकी वाइफ अभी भी उनसे नाराज थी और 1 साल से उन्होंने अपने पति को अपने पास नहीं आने दिया। और आप समझते ही होंगे क्यों नहीं आने दिया। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए ब्लैक मिरर वेब सीरीज की सेकंड स्टोरी के लिए, जो कि एकदम अलग है। ये है बीइंग। ये एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल पर है। यहाँ सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। जब ये उठता है तो इसका सिस्टम इसको इसके अकाउंट में जितने पॉइंट थे वो दिखाता है जो इसने साइकिलिंग करके जमा किए थे। इस दुनिया में सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ा होने के कारण एनर्जी बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए थी, जिसके लिए यहाँ पर रह रहे सभी लोगों को बस साइकिलिंग ही करनी पड़ती है। साइकिलिंग करते जाओ, पॉइंट्स कमाते जाओ और उन पॉइंट्स से अपने शौक भी पूरे करते जाओ। यहाँ इनके मनोरंजन का भी पूरा साधन है। ये जैसा चाहे वैसा शो टीवी में देख सकते थे। फिर बीइंग नहा धोकर तैयार होता है और अपने काम पर जाता है। काम मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो है साइकिल चलाना। जितनी ज्यादा साइकिल चलाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होगी। जो इंसान जितनी ज्यादा एनर्जी पैदा करेगा उसको पॉइंट्स भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। फिर बीइंग साइकिलिंग करना शुरू कर देता है और अपने सामने लगी स्क्रीन में देखता है कि उसके पॉइंट्स बढ़ने शुरू हो गए। यहाँ इस बिल्डिंग में मौजूद हर इंसान का हर रोज का यही काम था, साइकिल चलाओ, पॉइंट्स कमाओ। मोटे लोगों को इस बिल्डिंग में बहुत ही बेकार समझा जाता था, इसलिए उनको या तो सफाई का काम दिया जाता था या फिर उनके ऊपर कोई कॉमेडी शो बन जाता था जिसमें उनकी बेइज्जती की जाती थी। यहाँ पर एना नाम की एक लड़की भी थी जो बीइंग की तरफ अट्रैक्ट थी, लेकिन वो उसे कभी भी अपने दिल की बात बता नहीं पाई। फिर बीइंग कैंटीन में जाकर अपने लिए वेंडिंग मशीन से एक एप्पल निकालता है, लेकिन वो एप्पल वेंडिंग मशीन के अंदर ही फंस जाता है। फिर वो लड़की उसे बताती है कि ये मशीन खराब है, कुछ भी सामान निकालो, वो अंदर ही फंस जाता है। फिर वो मशीन के अंदर हाथ डालकर उसका एप्पल निकाल कर देती है और सोचती है शायद वो अट्रैक्ट होगा, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर एक खड़ूस लड़का भी था जो सभी के साथ बुरा बर्ताव करता था, खासकर मोटे लोगों के साथ, लेकिन बीइंग को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने खाली समय में गेम खेलता था और टीवी शोज देखा करता था। बस यही बीइंग की जिंदगी थी। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो लिफ्ट में उसे एक लड़की मिलती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। बीइंग को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है, लेकिन ये ठहरा गुलाब जामुन और वो रसमलाई। फिर जब वो साइकिलिंग करता है तो एक सलमा नाम की लड़की का इंटरव्यू देखता है। वो बताती है मैं अपनी कड़ी मेहनत से सिंगर बन गई और अब मुझे दूसरों से ज्यादा फैसिलिटी मिलती है और मैं बाहर की दुनिया में भी एंजॉय कर पाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बीइंग वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर एक लड़की को सुरीली आवाज में गाना गाते हुए सुनता है। तभी वो खूबसूरत लड़की वॉशरूम से बाहर आती है और बीइंग समझ जाता है कि यही तो थी वो लड़की
लड़की जो अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। अब बीइंग उससे बात करना तो चाहता था, लेकिन उसकी फट रही थी। फिर साइकिलिंग करते वक्त भी बीइंग बार बार मुड़ मुड़कर जेसिका को ही देख रहा था और एना उन दोनों को देख देख कर जेलस फील कर रही थी। लंच करते वक्त भी बीइंग का ध्यान जेसिका पर ही होता है। अब रात को जब वो अपने रूम में था तब भी वो जेसिका के बारे में ही सोच रहा था। उसी का गाया हुआ गाना भी गा रहा था, क्योंकि अब उसका टीवी देखने का मन ही नहीं था। नेक्स्ट डे जेसिका भी अपने लिए वेंडिंग मशीन से एक एप्पल निकालती है, जो कि हर बार की तरह अंदर ही फंस जाता है। फिर बीइंग वेंडिंग मशीन के अंदर हाथ डालकर उसे एप्पल निकाल कर देता है और फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपना अपना परिचय देते हैं। जेसिका को पेपर आर्ट करने का बहुत ही शौक था। वो अक्सर पेपर से कुछ न कुछ बनाया करती थी। तभी बीइंग उसको कहता है कि आप बहुत ही सुरीला गाती हैं, आपकी आवाज कानों में घुल जाती है। मैं तुम्हें पटा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ। जेसिका बताती है कि मैंने अपनी माँ से गाना गाना सीखा था। फिर बीइंग उससे पूछता है, क्या तुमने कभी हॉट शॉट में ट्राई करने के बारे में सोचा है? जेसिका कहती है, मैं उन जजेस के सामने गाना गाऊंगी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। फिर बीइंग कहता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम जरूर जीतोगी। फिर जेसिका कहती है, मेरे पास तो एंट्री के लिए पॉइंट्स भी नहीं है, मेरे पास तो बस खाने लायक ही पॉइंट्स होते हैं। फिर बीइंग कहता है, मैं तुम्हें पॉइंट्स गिफ्ट करूंगा, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जेसिका कहती है, मुझे सपने मत दिखाओ। बीइंग कहता है, ये पॉइंट्स मुझे मेरे भाई से गिफ्ट मिले हैं, पिछले साल वो मर गया और उसके सारे पॉइंट्स मुझे मिल गए। फिर जेसिका कहती है, तुम अपने लिए कुछ खरीद क्यों नहीं लेते? बीइंग कहता है, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। फिर जेसिका कहती है कि मुझ में इतना बड़ा एहसान लेने की हिम्मत नहीं है। फिर बीइंग कहता है, देखो इन सबको, ये सब झूठी जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम डर के वापस ना भाग आओ। कम ऑन, हाँ कह दो। जेसिका कहती है, एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर साइकिलिंग करते वक्त बीइंग का खड़ूस पड़ोसी उसे कहता है, ये फेयर एंड लवली है और तू च्यवनप्राश, भूल जा इसे। फिर रात को अपने रूम में जाकर वो जेसिका के लिए एक टिकट खरीदता है, जिसकी कीमत 1,50,00,000 पॉइंट्स थी और टिकट खरीदते ही उसके सारे पॉइंट्स कट हो जाते हैं और फिर वो उस टिकट को जेसिका को गिफ्ट कर देता है और बदले में जेसिका भी उसे एक किस भेजती है। फिर नेक्स्ट डे वो जेसिका को लेकर हॉट शॉट शो में अप्लाई करने के लिए जाता है। उस समय जेसिका बहुत ही नर्वस थी और पूछती है, क्या हमें टिकट वापस करके पॉइंट्स वापस मिल जाएंगे? बीइंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो उसे हौसला देता है और बदले में जेसिका उसको पेपर का बनाया हुआ पेंगुइन देती है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा देने के लिए कुछ और नहीं था। फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट जेसिका को स्कैन करती है और बीइंग के हाथ पर एक टैटू बना देती है, जो 2 महीने बाद अपने आप हट जाएगा। ये टैटू साथ में आए दोस्तों और रिश्तेदारों के हाथ पर ही लगाया जाता था। फिर वहाँ से उनको वेटिंग रूम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग उस शो में करतब दिखाने के लिए आए हुए थे। कुछ तो यहाँ पर 2 महीने से अपने नंबर का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर खड़े गार्ड्स के पास फोन आता है कि जेसिका को अंदर भेजो। फिर जब बीइंग भी उसके साथ जाने लगता है तो गार्ड उसका टैटू देखकर उसे भी अंदर जाने देता है। तभी एक लड़की गार्ड से पूछती है कि मुझे तो यहाँ पर आए 1 हफ्ता हो गया और ये अभी आई है, इसका नंबर पहले कैसे आ गया? गार्ड कहता है, सबका नंबर आएगा, लेकिन पहले इसे बुलाया है। फिर जब वे अंदर जाते हैं तो वहाँ पर खड़ी लेडी जेसिका को कहती है कि कैमरे में देखकर अपनी ख्वाहिश बताओ। फिर जेसिका कहती है कि मैं भी सलमा की तरह बड़ी स्टार बनना चाहती हूँ। फिर उन दोनों को स्टेज की तरफ ले जाने लगते हैं। रास्ते में एक लेडी उसे पीने के लिए एनर्जी ड्रिंक देती है और कहती है, कहीं घबरा कर तुम वॉमिट ना कर दो, इसीलिए हम सभी परफॉर्मर को ये ड्रिंक पिलाते हैं। फिर जेसिका जब वो ड्रिंक पीती है तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर वो बीइंग को कहती है कि मुझे अपना सर हल्का लगने लगा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। फिर जेसिका अंदर स्टेज पर चली जाती है। फिर जज उसे थोड़ा नजदीक आने के लिए कहते हैं। जब वो नजदीक आती है तो जज पूछता है, बोलो क्या दिखाने आई हो? जेसिका कहती है, मैं गाना गाऊंगी। फिर वहाँ पर बैठा कल्लू जज, जिसका नाम सैम था, वो कहता है, तुम गाना नहीं, अपनी शर्ट ऊपर करके दिखाओ। फिर वे दोनों मेल जज अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। बीइंग को ये बात सही नहीं लगती और जज के बिहेवियर पर जेसिका भी उदास हो जाती है। फिर फीमेल जज लीटा कहती है, तुम इन दोनों की बात मत सुनो, बस अपना गाना गाओ। फिर जेसिका गाना गाती है, बड़ा चिर होया तेनू अल्लाह कोल रहंदिया, हुण तेनू जिंदगी च मोड़ना है मैं, ओ अम्मी मेरी तू दस तेनू केड़ा तारा तोड़ना है मैं। सब लोग उसके गाने को एंजॉय करते हैं, बस उन दोनों मेल जज को छोड़कर, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही पेलम पेली वाला प्लान चल रहा था। फिर माइकल कहता है, बेशक तुम्हारा गाना इस सीजन का सबसे अच्छा गाना है, तुम्हारी आवाज अच्छी तो है लेकिन मखमली नहीं है।
मेरे ख्याल से लड़के तो तुम्हारा गाना सुन भी नहीं रहे थे, वे तो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती देख रहे थे और लड़कियां तुमसे जल रही थी क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। यकीन मानो तुम जितनी बार भी गाना गाओगी मैं तुम्हें अपने साथ बिस्तर पर ही इमेजिन करूंगा। ये बात सुनकर जेसिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जज की बात से बीइंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में स्टेज पर जाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी वाले उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। फिर माइकल कहता है तुम हमारी बात मानो, तुम्हें सिंगिंग में नहीं बल्कि हॉट शो में होना चाहिए। यकीन मानो तुम्हें जिंदगी में कभी भी पैंडल नहीं मारने पड़ेंगे। हमारे पास दुनिया भर के सिंगर हैं, खासकर पंजाब से, इसलिए सिंगिंग के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। फिर सैम कहता है जानेमन तुम जब मेरे चैनल पर आओगी तो मेरा यकीन करो जिंदगी भर साइकिल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर माइकल कहता है अगर तुमने गलती से भी ना की तो जिंदगी भर साइकिल चलाती चलाती मर जाओगी, इसलिए हाँ बोल दो। फिर जनता भी चिल्लाने लगती है कि हाँ बोल दो। जेसिका का दिमाग काम करना बंद कर देता है। एना भी उस समय उस शो को देख रही थी, लेकिन उसे भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जेसिका हाँ कह देती है और सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ बीइंग अब जेसिका को लेकर उदास रहने लगा था क्योंकि जेसिका के साथ धोखा जो हुआ था वो जेसिका को सिंगर बनाना चाहता था और जज ने उसे पॉर्न स्टार बना दिया, जिसका शो अब हर रोज आने लगा था। अब जेसिका की आवाज हर पल बीइंग के कानों में गूंजती है कि अब मैं अच्छा खाना खाती हूँ और हर रोज नए कपड़े भी पहनती हूँ और यही तो मेरा सपना था, मैं अपने इस लाइफस्टाइल से खुश हूँ। फिर रात को जब वो अपने रूम के अंदर बैठा था वो फिर से जेसिका का एड देखता है और उसको देखकर उसकी आंखों में खून खोल आता है। फिर वो अपने रूम के अंदर लगी स्क्रीन को तोड़ने लगता है और तब तक स्क्रीन पर मारता रहता है जब तक स्क्रीन टूट नहीं जाती। फिर वो फर्श पर गिरे हुए एक कांच के टुकड़े को उठाता है और उससे खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रुक जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि कुछ ना कुछ करतब दिखाने के लिए वो भी उस शो में जाएगा, इसलिए रात को ही वो साइकिलिंग करने के लिए चला जाता है। अब वो अपने फालतू खर्च करने बंद कर देता है और अपना सारा ध्यान पैसे जमा करने में लगा देता है। फिर वो रात को अपने रूम में जाकर डांस करने की प्रैक्टिस करता है और खाना बचाने के लिए वेंडिंग मशीन के सामने ही बैठ जाता है ताकि जब कोई वहां से कुछ खाने के लिए निकाले और खाने का सामान बाहर ना आए तो उसके जाने के बाद वो उसका सामान निकाल कर खा सके। अब वो अपना खून पसीना एक कर देता है और इतनी मेहनत करता है कि बहुत जल्द उसके पास उस शो में जाने के लिए टिकट के पैसे भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो डांस भी बहुत अच्छा करना सीख गया था। फिर वो अपने लिए एक टिकट परचेज करता है और उस शो में जाने से पहले उस कांच के टुकड़े को अपनी पैंट में छुपा लेता है। फिर उसे भी वही टेस्ट पास करने पड़ते हैं जो जेसिका ने किए थे, लेकिन इसकी किस्मत जेसिका के जितनी अच्छी नहीं थी कि पहली बार में ही इसे बुला लिया जाए। हाँ, औरों से फिर भी ठीक थी क्योंकि दूसरों से पहले इसका नंबर आ ही जाता है। तभी गार्ड इसको कहता है चल भाई गुलाब जामुन तेरा नंबर आ गया। फिर जब उसे कैमरा की तरफ मुंह करके अपनी इच्छा बताने के लिए कहा जाता है तो वो कहता है मैं अंदर जाकर अपना जलवा दिखाऊंगा। फिर स्टेज पर जाने से पहले उसे भी वही एनर्जी ड्रिंक ऑफर की जाती है, लेकिन बीइंग कहता है कि ये ड्रिंक मुझे पहले ही पिला दी गई है। उसके पास उस ड्रिंक का खाली रैपर था जो उसने जेसिका की ड्रिंक का संभाल कर रखा हुआ था। फिर जब वो अंदर जाता है तो जज पूछते हैं क्या करतब दिखाने आए हो। बीइंग कहता है अपना जलवा दिखाने आया हूँ। उसके साथी भी उसको देख रहे थे। फिर वो पूरे जोश के साथ अपना डांस शुरू कर देता है। जनता को उसकी परफॉर्मेंस देखकर बहुत ही मजा आता है और कहीं ना कहीं जज भी उसकी परफॉर्मेंस का मजा ले रहे थे। लेकिन तभी वो अपनी पैंट में से उस कांच के टुकड़े को निकालता है और खुद के ही गले पर लगा लेता है। फिर वो गार्ड्स को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। तभी सैम कहता है अगर तू अपना गला काटना चाहता है तो काट दे, अगर गलती से भी बच गया तो साले मैं तुझे मार दूंगा। फिर लीटा कहती है बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो। माइकल कहता है तू कोई स्पीच याद करके आया था क्या जो भूल गया, जल्दी भौंक क्या भौंकना है। फिर बीइंग कहता है तुम लोग इंसान नहीं जानवर हो, यहाँ जो भी आता है तुम्हें खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम तो हम लोगों को इंसान भी नहीं समझते। तुम लोगों को लगता है हम खिलौने हैं, तुम्हें हमारे इमोशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम लोग जानबूझकर किसी मोटे से पोल डांस करवाते हो ताकि सब लोग उन पर हंसें। तुम लोगों ने हमें इस नकली दुनिया में कैद करके हमारी फीलिंग्स भी नकली बना दी है। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पॉइंट्स जमा करते हैं और फिर उन पॉइंट से तुम्हारे नकली टीवी शो देखते हैं, अपनी मनपसंद ऐड देखते हैं जो कि वास्तविक दुनिया में है ही नहीं। दरअसल तुम लोग चाहते ही नहीं कि कोई भी इस नकली दुनिया से बाहर निकले। यहाँ पैंडल मार मार कर हम सब की फटी पड़ी है और तुम लोग ऐश करते हो। पूरी जिंदगी में मुझे एक ही चीज असली मिली थी और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने उसे भी कुचल दिया और एक पोर्न स्टार बनाकर लाखों लोगों के बीच में उसका मजाक बनाकर रख दिया। तुम सब मरोगे और ये मेरी और मेरे जैसे हजारों
लोगों की बद्दुआ है। बीइंग की स्पीच सुनकर पूरा माहौल शांत हो जाता है। फिर माइकल कहता है, तुम जैसी फाड़ू स्पीच आज तक किसी ने नहीं दी, सुनकर मजा आ गया। मैं जानता हूँ तूने सबसे ज्यादा माँ बहन मेरी ही की है, लेकिन तेरी बातों में सच्चाई है। असली चीजें इस दुनिया में बहुत कम बची हैं, इसलिए हमें ये सच्चाई बार बार सुननी है। मैं तुम्हें अपने चैनल पर एक शो दूंगा जहाँ तू ऐसी ही फाड़ू स्पीच देगा। सैम कहता है, ये बंदा हिट है, मुझे तो इसका गला काटने वाला नाटक सबसे बढ़िया लगा। माइकल कहता है, क्या बोलते हो जाए तुम्हारा शो हफ्ते में 2 बार। फिर पूरी जनता चिल्लाती है, गुलाब जामुन हाँ बोल दो। ये बेचारा उन तीनों को बदलने आया था, लेकिन शायद खुद ही बदल गया। अब यहाँ जो मोटा आदमी कचरा उठाता था, वो भी पैसे जमा करके बेइज्जती करवाने वाले शो में पहुंच गया था। वो जेसिका नाम की लड़की जिसको बीइंग बचाना चाहता था, उसका इन शो वालों ने बुरा हाल कर दिया था, उसकी खूबसूरती को कुचल कर रख दिया था। और जो बेचारा इस सिस्टम को बदलने चला था, अब वो भी खुद इस सिस्टम का हिस्सा बन गया और हर रोज अपनी फाड़ू स्पीच देता, जिसको लोग एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते थे। फिर अपना शो खत्म करने के बाद बीइंग उस कांच के टुकड़े को एक बॉक्स के अंदर रख देता है और अपने इस नए से बड़े रूम की विंडो में खड़ा होकर जूस पीता है, जो कि एक नकली विंडो थी। इसी स्क्रीन पर बाहर की दुनिया दिखा दिखाकर वे यहाँ पर आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे कि हमें बाहर की दुनिया में जाकर बहुत मजा आया, ताकि उनके जैसी दुनिया पाने के चक्कर में लोग ज्यादा साइकिल चलाएं और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें और फिर कमाए हुए पॉइंट्स वापिस उनको ही दे दें और ये सर्कल इसी तरह चलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं अब थर्ड स्टोरी की तरफ, जो कि इससे भी मजेदार होने वाली है। ये है विलियम फॉक्सवेल। पेशे से ये एक वकील है और फिलहाल ये अपने बॉस और कोलीग के साथ एक मीटिंग में बैठा है। फिर वहाँ से निकलकर विलियम एक टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। तभी टैक्सी के अंदर एक एड चलती है, जियो मेमोरी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान के कान के पीछे प्लांट कर दी जाती है और ब्रेन के साथ अटैच कर दी जाती है। फिर वो जो कुछ भी देखता है वो उस मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर उसकी हेल्प से वो अपने बीते हुए समय की कोई भी तस्वीर देख सकता है, वो भी अपनी आंखों में। इस मेमोरी को टीवी के साथ भी अटैच किया जा सकता है। फिर टैक्सी से उतरकर वो एयरपोर्ट पर जाता है, लेकिन वहाँ पर एक गार्ड उसे अपने पास बुला लेता है और अपनी मेमोरी को चेक करवाने के लिए कहता है। फिर विलियम उसको फास्ट फॉरवर्ड करके अपने पिछले 1 महीने की मेमोरी चेक करवाता है। मेमोरी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके कारण विलियम से किसी को भी कोई नुकसान पहुंच सके। फिर वो गार्ड उसे जाने देता है। विलियम को अपनी वाइफ की फ्रेंड लूसी के घर जाना था, क्योंकि वहाँ पर उसके कुछ दोस्तों ने गेट टुगेदर रखी हुई थी। फिर लूसी के घर पहुंचकर विलियम अपनी मेमोरी में से लूसी का चेहरा देखता है, क्योंकि वो उसको भूल चुका था। तभी लूसी बाहर आती है और विलियम को अंदर ले जाती है। फिर अंदर ले जाकर वो विलियम को एक बियर देती है। तभी बियर लेकर जब विलियम अंदर जाता है तो अपनी वाइफ को जॉन नाम के लड़के के साथ बातें करते हुए देखता है। उस समय उसकी वाइफ कुछ ज्यादा ही खुश थी। फिर उसकी वाइफ पूछती है, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए, चलो ये तो अच्छा हुआ। फिर विलियम पूछता है कि हमारी बच्ची कहाँ है। उसकी वाइफ कहती है वो घर पर है, उसे बेबी सीटर के पास छोड़कर आई हूँ। तभी जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और विलियम को अपना परिचय देकर उसके गले लग जाता है। फिर विलियम अपनी वाइफ के कुछ और दोस्तों के साथ मिलता है, जिनमें से कुछ को वो पहली बार मिल रहा था, इसलिए उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। यहाँ तक कि उसने तो बियर भी नहीं पी थी। फिर वो अपनी वाइफ को साइड में ले जाकर पूछता है कि मैं तुम्हारे इस जॉन नाम के दोस्त को पहले कभी नहीं मिला। फिर उसकी वाइफ कहती है, ये मेरे पुराने दोस्तों में से एक है, तुम मिले हो, तुम्हें याद नहीं। फिर अपनी वाइफ के जाने के बाद वो रीडू करके देखता है कि उसकी वाइफ जॉन के साथ क्या बात कर रही थी। फिर डिनर की टेबल पर बैठकर जॉन अपने ब्रेकअप की स्टोरी सुनाने लगता है। विलियम उस समय भी जॉन और अपनी वाइफ के चेहरे को ही देख रहा था, लेकिन वो किसी को महसूस नहीं होने देता कि उसकी नजर उन दोनों पर ही है। जॉन बताता है कि मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की जोड़ी लैला मजनू की जोड़ी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैं उससे बोर हो गया। फिर अक्सर मैं उसको बेडरूम में छोड़कर दूसरे रूम में जाया करता था और वहाँ पर अपनी एक्स के साथ रंगीले पलों के रीडू देखकर अपनी गर्मी निकाला करता था। मेरी गर्लफ्रेंड बेडरूम में मेरा इंतजार करती रहती और मैं दूसरे कमरे में सोफे पर लेटकर किसी हसीन शाम में एक बार से उठाई हुई अपनी एक रात की एक्स के साथ बिताए हुए रंगीन पलों के रीडू देख रहा होता था। ये बात सबको ही बड़ी ऑकवर्ड लगती है। फिर जॉन कहता है, कम ऑन गाइस, हम सब ऐसा करते हैं। फिर वहाँ पर बैठी खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम एलन था कहती है कि मैं ऐसे नहीं करती, क्योंकि पिछले साल किसी ने मेरी जियो मेमोरी जबरदस्ती निकाल ली। अब उससे पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस एक निशान बाकी है। फिर जॉन उसका निशान देखता है और कहता है, ये तो कमाल ही हो गया, तुम्हारा तो ब्रेन भी डैमेज नहीं हुआ। फिर एलन कहती है, शुरू में तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में मजा आने लगा। फिर वे सब मिलकर अपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में काफी
सारी बातें करते हैं और विलियम को उनकी बातें बहुत ही अजीब लग रही थी। फिर वहाँ से वापस जाते समय विलियम अपनी वाइफ को एक फुटेज दिखाता है जिसमें जॉन विलियम की वाइफ को कह रहा था कि उम्मीद करते हैं जल्दी मुलाकात होगी। विलियम कहता है उसने ऐसा क्यों कहा कि उम्मीद करते हैं। उसकी वाइफ कहती है मुंह से निकल गया होगा, मुझे क्या पता। फिर विलियम कहता है कि मुझे तो जॉन बिल्कुल बकवास लगा, कौन अपनी एक्स के बारे में सबके सामने ऐसी बकवास करता है। फिर उसकी वाइफ कहती है कि अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुमने उसे घर पर इनवाइट क्यों किया, वो पीछे वाली गाड़ी में हमारे पीछे पीछे आ रहा है। फिर उसकी वाइफ उसको फुटेज दिखाती है जिसमें विलियम जॉन को कहता है कि क्या तुम हमारे साथ घर चलोगे, हम वहाँ पर बैठकर खूब ड्रिंक पियेंगे। विलियम की वाइफ कहती है कि तुम उसे मना क्यों नहीं कर देते। फिर घर पर पहुँचते ही विलियम जॉन को कहता है देखो भाई काफी रात हो गई है, मुझे लगता है अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, हमारे घर बेबी सीटर भी है तो हम ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर जॉन कहता है मुझे भी एक काम याद आ गया, चलो मैं भी चलता हूँ। फिर वो विलियम को अच्छे से बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर के अंदर जाकर विलियम की वाइफ बेबी सीटर को कहती है रात काफी हो गई है, आज तुम यहीं पर रुक जाओ। फिर उसके जाने के बाद विलियम की वाइफ अपने छोटे से बच्चे की मेमोरी चेक करती है कि उनकी गैर मौजूदगी में बेबी सीटर ने उनके बच्चे के साथ क्या क्या किया। फिर विलियम पूछता है क्या जॉन शुरू से ही लड़कियों के पीछे भागने वाला चीप टाइप का बंदा है। उसकी वाइफ कहती है बस करो विलियम, किसी पर शक करने की हद होती है। फिर वो कहती है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ शायद तुम्हें थोड़ी अजीब लगे। कई सालों पहले मेरा जॉन के साथ कुछ और चल रहा था, लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं था, हम बस 1 महीना ही साथ थे। मैंने तुम्हें एक लड़के के बारे में बताया था ना, ये वही है। फिर विलियम कहता है कि तुमने तो उस दिन कहा था कि हम सिर्फ 1 हफ्ता ही साथ थे। फिर वो अपनी वाइफ की फुटेज भी दिखाता है जिसमें उसने 1 हफ्ता ही कहा था। विलियम कहता है इसका मतलब तुमने जॉन के साथ पूरा 1 महीना मजा किया। ये बात सुनकर उसकी वाइफ उठकर जाने लगती है। फिर विलियम कहता है कि मुझे हमारी पहली रात पसंद थी लेकिन अब नहीं है। फिर उसकी वाइफ कहती है प्लीज तुम उसके पीछे मत पड़ो। विलियम कहता है वो अपनी गंदी उल्लू जैसी आंखों से तुम्हें बार बार घुरे जा रहा था। फिर उसकी वाइफ कहती है कि उसने मुझसे कुछ भी उल्टी सीधी बात नहीं की और तुम उस पर शक किए जा रहे हो, अब इस बात पर कब तक आंसू बहाओगे। फिर वो गुस्से में अपनी वाइफ को गाली दे देता है और उसकी वाइफ नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अपना गुस्सा शांत होने के बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। उसकी वाइफ भी उसे माफ कर देती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। फिर रात को जब उसकी वाइफ सो जाती है तो विलियम लॉबी में आकर बैठ जाता है और फिर से उसकी फ्रेंड के घर डिनर वाली फुटेज देखने लगता है जिसमें जॉन अपनी एक्स के साथ किए हुए मजे के कारनामे सुना रहा था। वो कई बार वीडियो को देखता है और वीडियो देखते देखते सुबह हो जाती है। तभी जब उसकी बेबी सीटर वहाँ पर आती है तो वो उसे अपने पास बुलाकर एक फुटेज दिखाता है और पूछता है क्या तुम्हें इसमें कुछ भी फनी लगा जो मेरी वाइफ इतना हंस रही है। इतने में वहाँ पर विलियम की वाइफ भी आ जाती है। फिर बेबी सीटर कहती है सर मुझे नहीं पता। विलियम उसको फिर से वो फुटेज दिखाता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ पता है, तुम डरो मत, साफ साफ कहो क्या इसमें कुछ भी फनी है जो मेरी वाइफ इतना खिलखिला रही है। इतने में बेबी सीटर को लेने के लिए उसके फादर आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी वाइफ कहती है विलियम अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, तुम ये फालतू की बातें क्यों सोच रहे हो। फिर वो अपनी वाइफ को एक फुटेज दिखाता है और कहता है ये देखो मेरे आने से पहले तुम उसके साथ मजे से बात कर रही थी और मेरे आते ही तुम्हारी बत्ती गुल हो गई। उसकी वाइफ कहती है हम सिर्फ बात कर रहे थे। फिर विलियम कहता है ये देखो जब वो अपनी बात बता रहा था तो तुम उसे कितना प्यार से देख रही थी और मुझे देखो कैसे देख रही थी, तुम दोनों का रिश्ता कितने वक्त चला। उसकी वाइफ कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर वो डिनर के वक्त जो पीछे टीवी में उनकी पुरानी पार्टी की फुटेज चल रही थी उसको जूम करके दिखाता है और कहता है कि इस फुटेज में भी इतने मजे कर रही हो, बात क्यों नहीं बता देती, कितने वक्त चला तुम्हारा रिश्ता। फिर सोचकर उसकी वाइफ जवाब देती है यही कोई 6 महीने। फिर विलियम पूछता है क्या अब भी तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। उसकी वाइफ कहती है कुछ नहीं चल रहा हम दोनों के बीच, हाँ किसी वक्त हम दोनों में अफेयर था लेकिन अभी मेरा उसके साथ पहले जैसा कुछ भी नहीं है। विलियम कहता है तो वो सोफे पर लेटकर तुम्हारा ही रीडू देखकर मस्ती किया करता था। ये बात सुनकर उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है और कहती है जाओ जाकर दारू का नशा उतारो फिर बात करना। फिर अपनी वाइफ के जाने के बाद विलियम बार बार वही फुटेज देखता है और बहुत सारी शराब भी पी जाता है। फिर वो कार में बैठकर कार स्टार्ट करता है तो उसके सिस्टम में से आवाज आती है कि अभी तुम कार चलाने के हालात में नहीं हो, तुम्हें कुछ घंटे नशा उतरने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन विलियम अपने सिस्टम को साइलेंट कर देता है और कार लेकर सीधा जॉन के घर पहुंच जाता है। स्पीकर में जॉन पूछता है क्या तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे साथ है।
विलियम कहता है नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर जॉन दरवाजा खोल देता है और विलियम अपनी कार लेकर अंदर चला जाता है। तभी जॉन नीचे उतर कर आता है और पूछता है कहो क्या बात करनी है। विलियम कहता है अंदर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। फिर वो जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ से शराब की बोतल उठाकर पीने लगता है। जॉन कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अभी तुम वापस जाओ। विलियम कहता है बैठ जाओ यार, तुम्हारा ही सोफा है, या फिर ये तुम्हारे सर पर फोड़ूंगा तब बैठोगे। इतने में जॉन की नई गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है और पूछती है क्या हुआ। विलियम कहता है इसका मतलब अगली बार तुम इसका रीडू देखोगे, चलो मुझे भी दिखाओ तुमने क्या क्या मजे किए। फिर जॉन की गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है और दूर खड़ी होकर कॉफी पीने लगती है। फिर विलियम पूछता है क्या तू मेरी वाइफ का रीडू यहीं पर बैठकर देखता है। फिर जॉन उसको पकड़कर कहता है चलो निकलो यहाँ से, लेकिन विलियम उसके सिर पर दारू की बोतल दे मारता है और उसे घायल कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब विलियम को होश आता है तो देखता है कि दूर कहीं जंगल में उसकी कार किसी पेड़ के साथ टकरा गई है। फिर वो रीडू में देखता है कि जब वो जॉन के घर में था तो वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था। उसने गुस्से में जॉन को अपनी सारी मेमोरी डिलीट करने के लिए कहा। जब वो ऐसा नहीं करता तो विलियम बोतल को तोड़कर उसे जियो मेमोरी निकालने की धमकी देता है। फिर जॉन ने अपनी जितनी भी एक्स की फुटेज संभाल कर रखी हुई थी, विलियम उन सब को डिलीट करवा देता है और धमकी देता है कि आइंदा मेरी बीवी से दूर रहना। फिर वो दोबारा उसी फुटेज को देखता है और टेंशन में आ जाता है। फिर वो पैदल ही अपने घर जाने लगता है। घर जाकर वो अपने बेडरूम में जाता है और देखता है उसकी वाइफ सो रही थी। फिर वो अपनी वाइफ को जगाकर पूछता है उसने सेफ्टी का प्रयोग किया था या नहीं, क्या मैं ही मेरी बच्ची का बाप हूँ। उसकी वाइफ कहती है हाँ, पर क्यों पूछ रहे हो। फिर विलियम कहता है कि तुम्हें ये पेंटिंग बहुत पसंद थी ना, मुझे ये पेंटिंग बिल्कुल बकवास लगती थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा। फिर वो अपनी पॉकेट से अपनी मेमोरी का रिमोट निकालता है और टीवी में जॉन को पीटने वाली फुटेज दिखाता है। उसकी वाइफ पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वो टीवी में एक फुटेज दिखाता है जिसके अंदर जॉन की सभी एक्स की कलेक्शन थी। फिर वो जूम करके अपनी वाइफ को उसी की फुटेज का थंबनेल दिखाता है जिसमें उसके पीछे वही पेंटिंग लगी हुई थी और साथ में लिखा हुआ था 18 मंथ्स। विलियम कहता है 18 महीने पहले वो तुम्हारे साथ इसी कमरे में क्या कर रहा था। जानती हो अगर किसी बात पर शक हो तो उस शक को दूर करना ही अच्छा होता है। फिर उसकी वाइफ कहती है कि 18 महीने पहले जब तुम मुझसे नाराज होकर ये घर छोड़कर चले गए थे, ये तब की बात है। विलियम कहता है कि मैं तो 10 मिनट के लिए गया था। उसकी वाइफ कहती है नहीं, पूरे 5 दिन के लिए गए थे, ना फोन किया ना रिप्लाई। विलियम कहता है तो तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, 4 दिन वेट किया और 5वें दिन उसके साथ सो गई। उसकी वाइफ कहती है मैं परेशान थी, हम दोनों शराब पी रहे थे और नशे में ये सब कुछ हो गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विलियम कहता है सेफ्टी यूज की थी या नहीं, क्योंकि इस रूम में तो सेफ्टी थी ही नहीं, हम बच्चा प्लान कर रहे थे। उसकी वाइफ कहती है कि उसकी कार में थी। फिर विलियम पूछता है क्या तुमने उसे पहनते हुए देखा। उसकी वाइफ कहती है हाँ। फिर विलियम कहता है मुझे स्क्रीन पर दिखाओ। फिर उसकी वाइफ कहती है कि मैंने वो फुटेज डिलीट कर दी। विलियम कहता है फिर तो तुम्हारी मेमोरी में ब्लैक गैप आ गया होगा, चलो तुम मुझे गैप ही दिखा दो। फिर उसकी वाइफ होशियारी दिखाकर उसे डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन विलियम उससे वो रिमोट छीन लेता है और कहता है तुम मुझे वो फुटेज दिखाओ, मुझे देखनी है। उसकी वाइफ कहती है आई लव यू, लेकिन विलियम गुस्से में आकर उसे धक्का दे देता है और कहता है देखो तुमने क्या बना दिया मुझे, प्लीज मुझे बताओ उस दिन यहाँ पर क्या हुआ था, मुझे सच्चाई जाननी है। फिर उसकी वाइफ रोते रोते उस दिन की फुटेज टीवी में प्ले कर देती है और विलियम पूरी फुटेज देख लेता है। अब वो अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए अच्छे पल बार बार याद करता है और अपने बच्चे को भी बार बार रिप्ले करके ध्यान से देखता है। अब वो अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए अच्छे पलों का रीडू देखता है और नोटिस करता है कि उसकी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार है या नहीं। विलियम के घर के हालात देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई है, लेकिन वो तो अपनी वाइफ की हर वो फुटेज देखता है जिसमें वो प्यार से उसकी ही तरफ देख रही थी। उसके दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी कि उसकी वाइफ ने उसके साथ जितने भी पल गुजारे वो सब झूठे थे या सच्चे थे। क्या वो उससे असली में मोहब्बत करती थी। अब वो इस जियो मेमोरी की वजह से सारा दिन परेशान रहने लगा था। फिर एक दिन वो अपने बाथरूम में जाकर ब्लेड से अपने कान के पीछे कट लगा लेता है और जियो मेमोरी को निकाल कर बाहर फेंक देता है। अब वो सही है या फिर उसका ब्रेन डैमेज हो गया, ये आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों एपिसोड में से आपको सबसे बढ़िया एपिसोड कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इसके बाकी के सीजन देखना चाहते हैं जो कि कुल 6 हैं तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप कहोगे तो ही मैं इसके बाकी के सीजन लेकर आऊंगा, वरना मैं कोई और वीडियो पर ध्यान दूंगा। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।